पॉलिटिक्स के अंदर आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के पति या उनके भाई या उनके रिलेटिव फिर रूल करते हैं कि सरकारों की जो पॉलिसी पंचायती राज को लेकर रही है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। वो ये खाना पूर्ति है। जो राज्य आंदोलन हुआ उसके पीछे भी तो यही सोच है कि गोपेश्वर और गोरखपुर में अंतर तो समझा जाए। दो तरह के भ्रष्टाचार हैं उत्तराखंड में। एक तो है पॉलिटिकल भ्रष्टाचार। दो मूल निवासियों ने यमकेश्वर से लेकर और आपके धारचूला तक जमीनें खरीदी हुई हैं और ये केवल दो ही लोग हैं। नमस्कार, मैं अमित अमोली और आप देख रहे हैं ITG टॉक्स। आज का हमारा मुद्दा है पंचायत चुनाव, और इस पंचायत चुनाव के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला जी। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे कि आपको मालूम है, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की गर्मागर्मी चल रही है और आने वाले कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव भी है जी। तो आप इसको कैसा लेके चलते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए इस समय पंचायत चुनाव क्या मापदंड रखेंगे? देखिए अमित, जो पंचायत चुनाव हैं इस समय जो हो रहे हैं, तो भले ही पॉलिटिकल हलकों में ये कहा जा रहा हो कि ये सेमीफाइनल है या इसके ये लिटमस टेस्ट है गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन पार्टी का भी कि कैसे कैसे होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये बता दूं कि पंचायत चुनाव के परिणाम बहुत इफेक्ट नहीं करते हैं। जो जब स्टेट पोल होते हैं तो इनका असर इतना नहीं होता है, क्योंकि इसमें यही हो सकता है कि एक ही पार्टी के क्या पता दो कैंडिडेट खड़े हों। तो जो पंचायत चुनाव, हाँ, कुछ हद तक ये कह सकते हो कि जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष है भाई, 12 उत्तराखंड में 12 जिलों के, हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय। तो जो पावर दिखाने के लिए, और इसमें सीधे सीधे फायदा जो भी रूलिंग पार्टी होती है, तो जिला अध्यक्ष भी अधिकांश यही होता है। कुछ विपक्ष के हाथ भी लगते हैं, और लेकिन अधिकांश ये अधिकतर फायदा हाँ, लेकिन रूलिंग पार्टी लेके रूलिंग जाती है। पार्टी को होता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि जब कोई उपचुनाव होता है विधानसभा का, तो रूलिंग पार्टी के फेवर में जाते हैं। तो जैसे पंचायत चुनाव को बेसिक चुनाव माना जाता है, सबसे बेसिक चुनाव जो है पंचायत चुनाव है। और अब जो है राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें, जो बड़े मतलब सरकारें नहीं, जो कि बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, अब वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने लगी हैं पंचायत चुनाव के अंदर। लेकिन क्या पंचायत चुनाव में जितने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वो रखते हैं, उतना काम भी करती हैं? क्या ऐसा आपको देखने में आता है? देखिए जो आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस, उत्तराखंड में तो दो ही दल हैं जो कैडर बेस्ड पार्टी है। इनका कैडर है, तो कैडर जब जब बीजेपी पन्ना प्रमुख तक चले गए हैं, यानी बूथ स्तर तक, जब पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उनका इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट होता है कि भाई कौन कहाँ हमारा प्रधान बना है, कहाँ हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य बना है, कहाँ हमारा ब्लॉक प्रमुख बना है, कहाँ हमारा जिला पंचायत। खैर, जिला पंचायत तो टॉप मोस्ट है ना, लेकिन इन उसमें भी हर एक का, क्योंकि जो क्या होता है कि ये विधानसभाओं के अंदर होता है। विधानसभा में जो एग्जिस्ट करता है एमएलए, तो या अब जो अपोजिशन का जो दमदार कैंडिडेट होता है, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, दोनों दोनों तीनों पार्टियों के, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो उनकी एक प्रेस्टीज होती है, एक इशू बना लेते हैं। एक इगोइस्टिक बात है कि मेरा आदमी जीत रहा है, ग्राम प्रधान जीत रहा है, क्षेत्र पंचायत जीत रहा है, या जिला पंचायत जीत रहा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ है। लेकिन बहुत सारे, देखिए, खेल होता है पंचायत चुनाव में। जैसे बीजेपी ने भी ये खेल किया। आरक्षण एक बड़ा इशू है। आरक्षण आरक्षण में क्या है कि जहाँ जहाँ बीजेपी को लगा कि हमारा दबदबा बहुत ज़्यादा है और बहुत कैंडिडेट हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं एक ही सीट पे या एक ही उस पे, तो वहाँ आरक्षण लागू कर दिया। लेकिन सर, आम जनता की नज़र से अगर देखें तो क्या
पॉलिटिक्स के अंदर आरक्षण होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए ना। अब जैसे पंचायतों में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, ये बात दूसरी है कि महिलाओं के पति या उनके भाई या उनके रिलेटिव फिर रूल करते हैं। बट जो पंचायत की जो बुनियादी समझ थी पंचायती राज की, ये महात्मा गांधी की सोच थी, जिसको बाद में एग्जीक्यूट किया जो हमारे संविधान में। उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए, जैसे संसद संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ। उसमें पंचायतों को बहुत बड़े अधिकार, असीमित अधिकार दिए, बुनियादी उसके की शिक्षा का, आपके रख रखाव के बहुत सारे वो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुए। 1991 से आज तक कोई भी पार्टी अधिकार नहीं देना चाहती है ग्राम सभाओं को। जो महात्मा गांधी की जो सोच थी कि गांव हमारे स्वायत्त हो, स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि हमारे गांव से, पहाड़ से पलायन के पीछे भी यही रहे। अगर हमारे गांव सशक्त है, जैसे वहाँ हमारे पास पन बिजली है, अगर बिजली पे हमारा अधिकार होता, हमारे स्कूल, हमारी ग्राम सभाओं में जो संविधान की जो 73वें और 74वें संशोधन में है, तो उसमें ये अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार जो है कि वनों पे हमारा अधिकार हो, मतलब जो हक हकूक है हमारे, हमें मिलने चाहिए, तो सरकारों ने नहीं दिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार न तो धरातल पे उतरी अपनी गांव को बसाने को लेकर, और न गांव में सुविधाएं बढ़ी, तो सड़कों का जाल बिछा। तो क्या हुआ कि पहाड़ से पलायन तेजी से हुआ है। आज आज जो कहते हैं कि जी 32 लाख घरों में ताले लगे हैं, या इतने गांव सूने हो गए हैं, और 250 से ज्यादा गांव सूने हो गए हैं, भूतहा गांव जिन्हें कहते हैं, है ना, घोस्ट विलेजेस। तो इसके पीछे रीजन ये है कि सरकारों की जो पॉलिसी पंचायती राज को लेकर रही है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रही है, वो ये खाना पूर्ति है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्राम पंचायत, हमारे पहाड़ क्या, पूरा अगर देश को, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, तो उन्होंने पूरे गांव का भ्रमण किया। गोखले जी ने उन्हें कहा कि आपको अगर भारत को जाना है तो उनके गांव को जाना। तो पूरे गांव भारत जब देखा, तो उन्होंने अपने वो धोती ग्रहण कर ली, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि इतना दीनहीन है, तो मैं सूटिड बूटिड क्यों रहूं। तो जो ये सोच थी, परिकल्पना जो पंचायती राज की, तो महात्मा गांधी ने यही सोच को वो किया था कि हमारे गांव मजबूत हों, सशक्त हों। जब गांव सशक्त होंगे, क्योंकि गांव में रह रहे हैं, आज भी देखो उत्तराखंड में 67% पॉपुलेशन आज भी गांव में है, इतना पलायन होने के बावजूद। लेकिन वहां कौन लोग रह गए हैं जिनको अवसर नहीं मिल रहा है? सर 67% रह तो गए हैं गांव में, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बड़ा परसेंटेज उन गांवों का है जो शहरों के नज़दीक बसे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मतलब मैं तो पहाड़ के बहुत सारे, मतलब तकरीबन सारी जगह गया हूँ, तो कुछ इलाकों में, पौड़ी और अल्मोड़ा से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। और उसका कारण ये था कि लिटरेसी रेट यहाँ ज़्यादा था, और एक वो था, शुरू से ही ये था कि दिल्ली और इलाहाबाद का रास्ता आसान था। मतलब जो गढ़वाल के लोग थे पुराने ज़माने में, वो दिल्ली जाते थे, कुमाऊँ के लोग इलाहाबाद और लखनऊ में बसते थे। तो जो उत्तराखंड राज्य की जो बुनियादी अवधारणा थी, जो राज्य आंदोलन हुआ, उसके पीछे भी तो यही सोच है कि गोपेश्वर और गोरखपुर में अंतर तो समझा जाए। जो पॉलिसी गोरखपुर के लिए बनती थी, वो गोपेश्वर में कैसे इम्प्लीमेंट होगी? तो ये जो नीति थी, बुनियादी जो समझ थी राज्य आंदोलन का, यही था कि सुदूर गांवों के सीमांत
गांव के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक भी विकास की किरण पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पिछले 25 सालों में जो जिस मैं ये नहीं कहता हूं कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, लेकिन जो जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जो सतत विकास है, वो हुआ ही नहीं। क्योंकि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, बारी बारी से आते गए, लेकिन उन्होंने पहाड़ को दोहम दर्जे का समझा। जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो आज भी केवल 4 मैदानी जिलों को लेकर हैं, 9 पर्वतीय जिलों की उपेक्षा होती है। मतलब 9.5 जिले कह सकते हैं कि उनके लिए बनती है, नैनीताल हाफ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पंचायतें अगर सशक्त होंगी तो हमारे गांव सशक्त होगा, पहाड़ आबाद होगा, नहीं तो पहाड़ मंकी लैंड बनेगा। अच्छा सर, जैसा आपने बोला कि पंचायतें सशक्त होंगी, क्या आपको लगता है कि यहाँ की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि पंचायतें सशक्त हो सकती हैं? और अगर ऐसी पॉलिसीज़ हैं, तो इन 25 सालों में क्यों नहीं हुई? अमित, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो पंचायती राज एक्ट में कोई शक्तियां दी गई हैं, एक ग्राम प्रधान को बहुत सारी शक्तियां हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत को है, लेकिन हमने उसको सरप्रेस कर दिया। अब जैसे जिला पंचायत है, जिला पंचायत अध्यक्ष की पावर जो है उस पूरे जिले के जितने विधायक हैं उससे भी ऊपर होनी चाहिए थी, बिल्कुल। अगर पंचायती राज का हुआ है, लेकिन हमने उसे कहीं लायक नहीं छोड़ा। जिला पंचायत को तो हम विधायक से भी उसकी सलाह नहीं ली जाती है या उसको वो नहीं है। अब उसने क्या सोच लिया, अब जो ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक तो पॉलिटिकल, 2 तरह के भ्रष्टाचार हैं उत्तराखंड में। एक तो है पॉलिटिकल भ्रष्टाचार और दूसरा ये है जो कि ब्यूरोक्रेट्स और उसमें वो होता है। तो योजनाएं बनती है, पंचायती राज के अधिकार सही है, अगर एक ग्राम प्रधान चाहता है कि उसके गांव का विकास सही हो तो होगा। अगर उसमें कमीशन खोरी ना हो या वो ये ना देखे, अगर आप देखिए गांव में नालियां बना सकते हो, सीमेंटेड सड़कें बना सकते हो, वहाँ सोलर लाइट लगा सकते हो, वहाँ के स्कूलों की देखभाल अच्छे से कर सकते हो, वहाँ के संसाधनों की लूट खसोट होने से रोक सकते हो, वहाँ के जो आपके वन हैं, जो आपके वो हैं, झरने हैं, गदेरे हैं, नौले धारे हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप वृक्षारोपण कर सकते हो, आप क्लस्टर एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हो, और बहुत सारी जगह कर रहे हैं। जैसे पोखड़ा में, पौड़ी के पोखड़ा में सुधीर सुंदरियाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे वो हैं पहाड़ों में जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ग्राम प्रधान की पावर बहुत है, मतलब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मिलता है, लेकिन क्या है कि जो ग्राम प्रधान मूल इकाई है, जैसे लोकतंत्र के केंद्र में एक व्यक्ति निहित होता है, जो सेंट्रलाइज है वो व्यक्ति है। जो जितनी भी देश में जितनी भी नीतियां बनती है, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं सेंट्रलाइज हूँ, तो ये नीतियां मेरे लिए बनी है, मेरे लिए बनती है। लेकिन क्या उन नीतियों का फायदा मुझ तक पहुंचता है? क्या एक आम आदमी तक वो नीतियां पहुंचती हैं? नहीं। तो वो जो मैं पॉलिटिकल करप्शन की बात कर रहा हूँ, वो यही है कि राजीव गांधी ने जब कहा था कि एक रुपए में से 14 पैसे आते हैं, लेकिन अब तो वो 14 पैसे भी हड़प कर जाते हैं कई बार। अब 4 तो पैसे भी नहीं आ पॉलिसी रहे में, हैं। हाँ, 4 पैसे भी नहीं आ रहे हैं। वो पता लगता है कि कागजों में नीति बनी, और भाई पौधरोपण हरेला का टाइम है। मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ कि एक 10 करोड़ रुपए के पौधे लगाए गए थे, वो पौधे गायब हो गए। फिर जब मैंने सवाल उठाया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो बवाल हुआ कि भाई ये कहाँ है। तो उन्होंने, उनको तो जानने की यहाँ विशेषाधिकार के तहत विधानसभा में मुझे तलब कर लिया गया, है ना। तो मतलब वो जवाबदेह नहीं है। अब जो भ्रष्टाचार गांवों तक हो रहा है, आप ये देखो ना कि अभी जितने भी मामले आए हैं भ्रष्टाचार के पंचायतों में, तो उनमें 80% महिलाएं हैं। जैसे चमोली की रजनी भंडारी, देखो,
या बागेश्वर की हैं, पिथौरागढ़ की वो हैं, ये सारे उनके, हरिद्वार की जिला पंचायत अध्यक्ष, इन पे आरोप लगे हैं, ये सारे वो हैं। अगर उत्तरकाशी के दीपक बिजलवाण को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश ये महिलाएं हैं जो भ्रष्टाचार कर रही है। जब गांव की महिला ही नहीं चाहेगी कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो, तो पुरुष तो वैसे ही है। सर इसमें जैसा आपने बताया ना कि इतना बड़ा परसेंटेज है महिलाओं का भ्रष्टाचार में, पंचायतों में, तो मतलब इसके अंदर मैंने पंचायतों में अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी आरक्षण को लेके, तो आरक्षण हुआ, महिलाओं को आरक्षण मिला और जगह जगहों पे जो है महिलाएं जो है प्रधान बन के चुनकर आ भी रही हैं। लेकिन जो मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने देखी है कि जो महिला प्रधान अपना चुनाव जीत कर आती है, उसके घर का जो मुखिया है एक्चुअल में राजनीति वो कर रहा है, मतलब वो उस पद का इस्तेमाल वो कर रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो प्रधान बन के आ रखा है या जो भी चुनकर जो आया है, जो महिलाएं अक्सर जो चुनकर आती हैं, वो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो, बुनियादी पंचायती राज, अब इसमें एक पंचायती राज एक्ट का और पंचायती उसका तो कोई दोष नहीं है ना। नहीं, लेकिन अब ये जो अब अब मैं वही कह रहा हूँ, भ्रष्ट कौन हुआ? मैं पत्रकार हूँ। मैं एक खबर को छापने या ना छापने का फैसला करता हूँ और उसमें सौदेबाजी कर लेता हूँ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं। मेरा मेरा जो ईमान है वो कैसा है? या तो मैं जनहित की बात करूं या फिर मैं अपना निजी स्वार्थ देखूं। तो अधिकांश जो ये पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं वो निजी स्वार्थ से ग्रसित हैं, उनके छोटे छोटे स्वार्थ हैं। तो वो उसमें ये सोचते हैं कि हमें 5 साल मिले, 5 साल में कुछ कमा लें, तो हम है ना दिल्ली या देहरादून में या हल्द्वानी में अपना एक घर बना लें, हमारे बच्चे वहाँ पढ़े। वो गांव में वो भी नहीं रहना चाहते हैं। जब तक ये सोच दूर नहीं होगी तो तब तक तो गांव का विकास नहीं होगा ना। तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसे लोग कुछ ज़्यादा बचे हैं जो इस तरह की सोच रखेंगे। नहीं, देखो, उम्मीदों के वो एक हेनरी किलर थी, उनके आदमी थे, बहुत बड़ी साहित्यकार। तो उनका वो है कि भले ही आज का दिन कितने भी अंधकार में हो, लेकिन आशा का अंतहीन कल तो हमेशा रहेगा। और ऐसे नहीं है, जब काले बादल होते हैं, बहुत घना अंधेरा होता है, अगर उसमें बिजली की एक छोटी सी तो किरण चमकती है तो वो सारे बादलों को चीर देती है। तो ऐसे ही उम्मीदों का किरण मैं बता रहा हूँ कि पंचायत राज में अच्छे हैं। एक देखिए, एक बीरोंखाल का एक वीरंगना में कर्नल यशपाल नेगी हैं, वो निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। एक कर्नल मैं इसलिए वहाँ गुंजी में जो आईजी रही हैं उत्तराखंड पुलिस की, बिमला गुंजियाल, तो वो भी बनी है। तो एक उम्मीद है कि वाइब्रेंट विलेज, जो सीमांत गांव के जो 58 गांव हम दोबारा बसा रहे हैं, बजट में भी प्रावधान है, अगर वहाँ भी कुछ होता है, एक मॉडल विलेज, मैं ये कहता हूँ कि कर्नल यशपाल नेगी या बिमला गुंजियाल अगर अपने गांव को एक मॉडल विलेज बना सकती हैं तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, और ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अगर एक गांव में आप देखिए, एक गांव के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा स्कूल। अब छोटा सा स्कूल होता है, वहाँ कम बच्चे होते हैं, वहाँ टीचर तो गवर्नमेंट है ही, आप वहाँ स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था करवा दीजिए। आप उनको प्रॉपर ड्रेस, देखिए रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, कई जगह ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां उन्होंने अच्छे ड्रेसअप किया है, उनको पढ़ाया, वो किया। आप चेकबंदी करवा दीजिए गांव के खेतों की। आप पेट्रोल सिस्टम को दोबारा से लागू कीजिए कि भाई वन्य जीव है तो वन्य जीव से प्रोटेक्शन कैसे होगा? केवल सोलर फेंसिंग से थोड़ी होगा। आप उनको भगाने की कोशिश कीजिए। आप जंगल में जैसे बीज बम द्वारिका प्रसाद सेमवाल कर रहे हैं कि भाई अगर जो
वन्य जीव हैं उनको खाने पीने का सामान जंगल में ही मिल जाएगा, तो वो हमारे वो खेतों तक घरों क्यों तक आएंगे? आएँगे ही नहीं, बिल्कुल हाँ, सही बात है। तो ये ग्राम प्रधान और उनकी सोच वो करती है कि कैसे अपने गांव का हम आदर्श बनाएं। अब रिन्यूएबल एनर्जी का भी, सोलर एनर्जी का वो कर सकते हैं, रन अक्रॉस द रिवर कर सकते हैं। घराट सिस्टम जो था पहले, तो उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब मतलब एक ग्राम प्रधान की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि जी बहुत, और ये कर सकते हैं। अच्छा सर, अब एक चीज़ मेरे को दिमाग में आ रही है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला चकबंदी को लेके, पहाड़ों में चकबंदी। अच्छा, हमारे सीएम भी जो हैं वो कहीं न कहीं पहाड़ों से कनेक्टेड हैं और अभी कुछ दिनों पहले वो रुपाई करने के लिए भी गए थे। और उनको पहाड़ों में जब रुपाई भी कर रहे हैं, पहाड़ों में भी जाते हैं, जगह वो पूरे प्रदेश प्रदेश के अधिकतर हमारे जो नेता लोग हैं या मंत्री जो अधिकतर हैं, वो पहाड़ों से ही कनेक्टेड हैं कहीं न कहीं। तो उनको पहाड़ों का तो पता ही है कि पहाड़ों में खेत कैसे होते हैं। तो उनको कभी किसी को समझ में नहीं आया कि यहाँ चकबंदी होना कितना ज़रूरी है? नहीं, देखिए बुनियादी, अब चकबंदी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जोतें बहुत छोटी हैं, पहाड़ की जोतें बहुत छोटी हैं। लेकिन चकबंदी इन इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गांव के लोग सारे मिलकर क्लस्टर खेती कर लें, कि भैया जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक पहले भी बताया कि पोखरा में सुधीर सुंद्रियाल इस तरह का कर रहे हैं। उन्होंने 40 नाली जमीन पे लोगों को, और अब उनके साथ 200 महिलाएं, 200 किसान जुड़ गए हैं आसपास के। तो आप उसको क्रैश क्रॉप के रूप में विकसित कर सकते हो उस बेल्ट को। वहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती है, ब्लॉक से सिंचाई व्यवस्था की बात हो सकती है, पानी की टैंक, पानी का टैंक बन सकता है, और योजनाएं हैं, सरकार चाहती है। ये ठीक है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नियत के लोग वो करने नहीं देते, लेकिन अगर हो तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखिए उत्तरकाशी में आप जाइए, एक पुराला बेल्ट में है, या पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में, और रेखनीखाल ब्लॉक में तो खूब खेती हो रही है, और चमोली में खूब हो रहा है। वहाँ का राजमा, अगर हर्षिल का, उत्तरकाशी का हर्षिल का राजमा, या चमोली के मटर, हर्षिल के सेब, अगर वो हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जरूरत क्या है कि क्लस्टर बनाने की, उसकी मार्केटिंग करने की, और कोल्ड स्टोरेज, और उसको डेवलप, चेन डेवलप, लॉजिस्टिक में सब। हम पहाड़ी कहाँ मारे जाते हैं? लॉजिस्टिक में। तो अगर किसान का, जैसे यहाँ के आड़ती जाते हैं, देहरादून के आड़ती जाते हैं चमोली, जैसे बिल्कुल। घेस है, हुँ। घेस सीमांत गांव है चमोली का। तो घेस यहाँ का आड़ती जाके वहां से मटर खरीद के ले आते हैं, उनके उनके ही यहाँ। तो घेस में मटर हो रहा है, वहाँ वहाँ के लोग, तो वो जब वो कमा रहे हैं, अब केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं या बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, अगर उनकी इनकम होगी, तो वो क्यों लोग पलायन करके आएंगे? भले ही वो एक घर यहाँ जमीन खरीद लें देहरादून में, लेकिन रहते हैं, क्योंकि रोजगार तो वही है उनका, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। उस रोजगार में कोई अंत नहीं होगा ना। लेकिन उसमें कितनी ईमानदारी है और कितने हम सतर्क हैं, ये हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि है उन पे निर्भर करता है, कि अगर वो चाहेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है, गांव आबाद हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अमित मैं बता रहा हूँ, ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 9 पर्वतीय जिले, मैं इन्हें हमेशा कहता हूँ कि ये मंकी लैंड बनेंगे। जिस तरह से बंदरों की संख्या बढ़ रही है अंधाधुंध, अभी तो ये कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख ही बंदर हैं, लेकिन ये तो वो हैं जो ये वन विभाग वाले गणना करके बताते हैं मुझे। ये सुअर 2008 से गणना ही नहीं हुई, तो मेरा मेरा मानना है कि लगभग 40,000 से 50,000 से ज़्यादा जंगली सुअर आ गए हैं। और यही हाल गुलदारों का है कि 3,000 से ज़्यादा गुलदार हैं, अब 350 से ज़्यादा बाघ हो गए, और इनका प्रोडक्शन चल रहा है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 के नाम से हम इनको मार भी नहीं सकते हैं, और इनकी फसलें भी नहीं बचा सकते हैं। तो जो लोग खेती कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। तो सरकारों की साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को भी पहल करनी होगी, और ये ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को इसकी पहल करनी होगी। उन्हें सोच डेवलप करनी होगी कि पहाड़ कैसे आबाद हों। सर, वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ किया जाएगा तभी कुछ होगा, या जैसे आपने बताया कि क्लस्टर खेती के लिए।
लेकिन ये तो तब हो सकता है कि जब गाँव में जिस ज़मीन पे वो करना चाहते हैं, जितने बड़े एरिया में, उसके सभी के मालिक वहाँ हों या सब रज़ामंदी दे दें जो नहीं भी हैं। आज की डेट में दिक्कत तो यही ज़्यादा है कि जिसके खेत नज़दीक हैं, वो पलायन करके जा चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हाँ, वो तो चकबंदी में मैंने यही मैं समझ रहा हूँ, चकबंदी में मैंने यही बात की है कि मैं और मेरे भाई, हमारे घर में खेत है, मैं यहाँ रहता हूँ, देहरादून में मेरा घर है, मेरे भाई का इंदिरापुरम गाजियाबाद में घर है, हम दोनों के अपने घर हैं। हमारे गाँव में भी एक घर है और हम ये चाहते हैं कि उस गाँव के घर में कोई रहता हो, ना रहता हो, लेकिन ऐसे ही पड़ा रहे। अगर हमें किसी को, या हमारा जो खेत है बंजर है, हुँ, हुँ। लेकिन हम उस खेत को किसी को ये नहीं देना है कि सड़क आ रही है तो हम सड़क के लिए नहीं देना चाहते। वहाँ कोई स्कूल खोलना चाहता है तो स्कूल नहीं खोलने देना चाहते कि भई हम अपनी कोई ज़मीन किसी भी क्यों। चीज़ के लिए देना ही हाँ, नहीं चाहता है। तो ये दिक्कत तो है, मैं बता रहा हूँ तो कि इसमें तो मेरे को लगता है कि सर सरकार अगर हाँ, इंटरप्ट करे और चकबंदी को लेके आए, तो फिर इसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मैं अभी हाँ, चकबंदी। और दूसरी बात ये है, मैंने अपने गाँव के लोगों को, जैसे हमारे गाँव में सड़क जानी है, सड़क के लिए लोग खेत देने के लिए तैयार नहीं है, और बंजर खेत हैं, उनको चल नहीं रहे हैं, वो गांव में रह भी नहीं रहे हैं, केवल नाम से है वो है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक उनके पास सिंगल खेत है, और भी खेत है, नहीं देना चाहते। तो अगर यही भावना रही तो मैंने कहा है कि सरकार, ये पूरी जमीन जो बंजर होगी कुछ सालों के बाद ये गोल खाते में चली जाएगी, और गोल खाते में गई तो गवर्नमेंट की हो गई। बिल्कुल। तो आप गांव के लिए कुछ कर लीजिए ना। अगर अगर थोड़ा बहुत भी, गांव ने हमें जन्म दिया, हम अपनी माटी और धरती के लिए समर्पित हैं। हम हमारी पहचान दिल्ली देहरादून से नहीं है, हम अपनी जहां जड़ों से जुड़े हुए हैं वहीं से तो पहचान है। बिल्कुल सर। तो जो जहां हम अगर उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वहां की संस्कृति की, वहां की माटी और धाती की हमें चिंता नहीं है, तो हमें इतिहास भी भूल जाएगा। बिल्कुल भूल जाएगा सर। अच्छा एक चीज़ है सर जैसे कि हमारे पहाड़ों में पलायन बहुत है। तो पलायन को रोकने के लिए कहा जाता है कि 2-3 चीज़ें की अगर हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो और रोज़गार हो। मैंने जितना सुना है कि 4 चीज़ों की डिमांड होती है, अगर ये 4 चीज़ें हैं, तो पहाड़ में जो है पलायन रुक सकता है या जो पलायन करके जा चुके हैं, वो वापस आ सकते हैं। तो ये जब हम सुन रहे हैं, तो ये सरकारें भी सुनती होंगी। सरकारें भी के जितने सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं, जो योजनाएँ बनाते हैं, इनको भी इस चीज़ के बारे में मालूम होगा कि पहाड़ों में पलायन कितना हो रहा है, पहाड़ों में पलायन को आप कैसे रोक सकते हैं। तो इसके ऊपर सरकार आपको लगता है कि कुछ करती भी है? देखिए, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पलायन रोकने के लिए उनके पास योजनाएं हैं। रिवर्स माइग्रेशन के तहत बहुत सारी योजनाएं हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो योजना है उसके तहत भी आपको, वो मुद्रा लोन के तहत भी, स्टार्टअप के लिए भी आपको लोन मिलता है। लेकिन वहाँ करेगा कौन? मैं जैसे जैसे आपने कहा कि भाई सड़क चाहिए, है ना, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये 4 चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं। अब मैं सड़क की बात करता हूँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब राज्य गठन हुआ तो उत्तराखंड में केवल 8,000 किलोमीटर सड़कों की जाल था। आज लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। तो पलायन रुका? जिन सड़कों के रास्ते हमने ये सोचा था राज्य आंदोलन के बाद कि अगर हमारे गांव तक सड़क होंगी तो वहाँ उन सड़कों के रास्ते विकास वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन वहाँ विकास नहीं पहुँचा, शराब और नशा पहुँच गया। और मैं ये कहता हूँ कि इन जो सड़कें बनी हैं, सरकारों ने पूरे जितनी भी सड़कें बनी हैं, इनमें से एक भी सड़क ऐसी नहीं बनी जो शहर से गांव जाती हो। सारी सड़कें गांव से शहर आने के लिए बनी हैं। एक भी सड़क ऐसी नहीं बनी जो शहर से गाँव जाए, शहर से गांव जाती हो। यानी रिवर्स माइग्रेशन का नाम ही नहीं है। जो आ गया शहर सोच ही में नहीं है वो। वो हो गया। उसके कारण मैंने जब शुरू में ये जो हम परिचर्चा कर रहे थे, तो मैंने शुरू में
इस बात पे कहा था कि गांव मूल है गांव। अगर गांव समृद्ध होगा, गांव में अच्छे स्कूल की एजुकेशन क्वालिटी सुधरेगी, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ की सुविधाएं ठीक रहेंगी आसपास के उसमें, कि रेफरल सेंटर नहीं रहेगा या पता लगा कि वहाँ जो फार्मासिस्ट है वही डॉक्टर बना हुआ है। रोजगार के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको वो नहीं, आप कैटर नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। आपने, क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम है, जब राज्य बना हमारी बुनियादी समझ ये होनी चाहिए थी कि हमें वन फॉरेस्ट्री पढ़ानी चाहिए थी, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाना चाहिए था, हमें जो है टूरिज्म, अपने स्कूली पाठ्यक्रमों की बात कर रहा हूँ मैं, वो होना चाहिए था। और हमें हर्बल मेडिसिन और इवन होम साइंस को वो देना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं गए वो होटल इंडस्ट्री में चले गए। तो हम दिल्ली देहरादून में 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी करने की बजाय अगर हम वहाँ पे छोटे छोटे ढाबे खोल लेते, या हम अपने गांव के पास ही टूरिस्ट प्लेस को वो कर लेते, तो प्लान होता ही नहीं है। जब लोगों ने देखा, लोगों ने बहुत साल इंतजार किया, देखा कि वो जो विकास की किरण जो अवधारणा थी राज्य की कि सीमांत गांव तक आएगी, वो तो आई नहीं। अभी तक वो नहीं तो पहुंची है। बीच में कट होती गई, वो भ्रष्टाचार की भेंट चलती गई, वो रिफ्लेक्ट हुआ, नेताओं ने दिखाया और अपने अपने घरों में ले गए। भाई मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास से कई कई मुख्यमंत्री तो कारपेट और पेंटिंग भी लेके गए। मुख्यमंत्रियों को जो गिफ्ट मिलते हैं, तो जो गिफ्ट मिलते हैं वो राज्य को मिलते हैं। वो तोसा खाना होता है, उसमें जमा होते हैं, भाई लोग अपने घर ले जाते हैं, उनको बेच देते हैं। तो सबने इस राज्य के जल जंगल और जमीन का खूब शोषण किया है, खूब दोहन किया है नेताओं ने। तो अब जो बुनियादी समझ की बात यही है कि हम गांव से, पंचायती राज्य से ही भ्रष्टाचार को हटाएं। अगर हम अपनी जड़ों में को सुधार करें, देखो जड़ अगर मजबूत होगी ना तो पेड़, नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग कितनी भी खड़ी कर लो। बिल्कुल। तो हमें अब जरूरत इस बात की है कि सरकारों पे नहीं निर्भर रहना, हमें अपने गांव के लिए जो लोग सक्षम हैं, जो लोग कर सकते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कि भाई हमेशा ये थोड़ी कि गांव हमें दे, राज्य हमें दे, सरकार हमें दे। हमारा भी दायित्व है कि अगर मैं संपन्न हो गया हूँ, अगर मैं धनवान नहीं हूँ, अगर मैं पैसे के बल पे किसी की मदद नहीं कर सकता, अपने तो पढ़ा तो सकता हूँ, उसे सीख तो दे सकता हूँ, उसकी उंगली थाम के कह तो सकता हूँ कि भैया तू ये काम कर ले। तो हर एक समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी हो, और गांव गांव में जो जनप्रतिनिधि हैं वो थोड़े से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यापक सुधार हो, जादू की छड़ी हो, वो भाई 100% भ्रष्ट हैं, वो 60% तक आ जाए, भाई खा लें, लेकिन 40% भी ईमानदार रहेंगे तो प्रदेश बहुत कुछ चल हो सकता है। निकलेगा। 40% ईमानदार हो तो अच्छा, जैसे जो पलायन को लेके हमने वैसे अभी कुछ बड़ी बातें करी हैं जो कि राज्य सरकार के स्तर की हैं कि उनको इन्वॉल्व होंगी तो वो कर सकते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में जो चुनकर आएंगे हमारे, जो भी प्रधान या जो भी उसमें लोग चुनकर आएंगे, ये कितनी भागीदारी दिखा सकते हैं इसमें? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जमीर पे है। हर कोई, एक कर्नल है, कर्नल यहाँ पे दुनिया भर के हैं, कोई गोल्फ खेलता है, कोई तंबोला खेलता है। एक कर्नल वापस गांव लौटा और वो कुदाल फावड़ा चला रहा है, उसने अपनी बंजर जमीनों को चलता कर दिया। तो क्या है, ये डिटरमिनेशन है, ये इच्छा शक्ति है, ये विल पावर है। आप समझ रहे हैं ना कि एक कर्नल, एक आईजी अगर गांव जा रही है, मैं नहीं जानता कि कितनी देर वहां टिकेगी, लेकिन मैं कर्नल यशपाल को तो अच्छी तरह से जानता हूं कि 2020 से मैं लगातार उनके टच में हूं, और वो गांव गए और वो खेत खेत जोत रहे हैं, वो हल चला रहे हैं, वो बीज वगैरह कर रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, और तमोला खेलने की जगह उनको, एक कर्नल को बहुत अच्छी पेंशन मिलती है। हम्म।
तो ये सोच पे है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम बिकना चाहते हैं, हम अपना ज़मीर बेचना चाहते हैं, हम अपने किसी स्वार्थ बस झुक जाते हैं, तो तब हम गलत राह पे चलते हैं। सर देखो, वो तो कर्नल हैं, उनका अच्छी नौकरी रही है, अच्छी पेंशन है, तो उनके पास किसी चीज़ का अभाव पहले ही नहीं है। अब उनकी इच्छा शक्ति भी थी साथ में, तो उन्होंने बहुत कुछ करके दिखा दिया। नहीं, नहीं। लेकिन जो अभी जो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो इसी वजह से चुनाव लड़ रहे हैं कि शायद हम कुछ कर पाएँगे, अपना भविष्य सुधार पाएँगे। हम नहीं, बेसिकली कोई बुराई नहीं है। भविष्य सुधारने के लिए हर कोई करियर चुनता है ना। पॉलिटिकल करियर बहुत मुश्किलों भरा होता है। कई सालों के संघर्ष के बाद आदमी को मौका मिलता है और कईयों को तो मिलता ही नहीं है। लेकिन आप भविष्य संभालिए ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि निर्दलीय नहीं जीतते। भाई उत्तराखंड में इतनी प्रचंड आंधी चली देश में, मोदी की और योगी की और यहाँ बीजेपी की, लेकिन निर्दलीय तो जीते ना। बिल्कुल, तो निर्दलीय तो तब भी जीत तो रहे। तो वो कैसे जीते? उन्होंने काम किया है, वो जनता के बीच में रहे हैं। आप जनता के बीच में जनता के हितों के लिए काम करेंगे तो आपको लोग स्वीकार करेंगे ना। मैं सही बात है। हाँ, तो काम तो करके दिखाना काम पड़ेगा। जनता के बीच में आप काम करोगे, आगे राह बढ़ोगे। दुर्गेश लाल जब पिछला चुनाव लड़े था, तो निर्दलीय लड़ा था, तो भी लोगों ने उसे खूब वोट दिए थे, भर भर के वोट दिए थे। आप चुनाव हार गए। इस बार पार्टी बदल दी तो एक राह खुल गई ना। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आपने पाला बदल दिया। राजनीति में सत्ता हर एक को चाहिए होगी, सीट हर एक को चाहिए, ये तो कंपटीशन है। बट ये है कि ऑनेस्टी भी तो हो कि भाई जिस जनता ने मुझे इतना बनाया है, मैंने बदले में जनता को क्या दिया है। मेरी तोंद अगर मसूरी के पहाड़ों से टकरा रही है, जनहित की बात कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने देहरादून में झुग्गी बस्ती बसा ली पूरी, तो मेरे नेता बनने का क्या मतलब, क्या अर्थ है? सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो जो जनप्रतिनिधि बने, तो थोड़ी सी 40% ईमानदार रहो, 60% बेईमान रहो, लेकिन उतने में भी काम हो जाएगा। लेकिन आप 100% बेईमान हैं, तो ना आपका भला होगा, ना आपके भविष्य में आपके बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ी का भला होगा, ना पहाड़ का भला होगा। पहाड़ मंकी लैंड बनेगा, वहाँ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। अभी मैं एक और आंकड़ा बता दूं अमित की, इतनी बुरी हालत है कि पिछले 24 सालों में, 24 साल में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हमारे 1100 आदमी मारे जा चुके हैं। 1100 ये 1100 बड़ी लोगों संख्या है। की, ये बहुत बड़ी संख्या है, 2 कारगिल युद्ध के बराबर। तो हम लोगों को ये सोचना है पहाड़ के बारे में, जो भी है सोचे समझे। और जो जनप्रतिनिधि है, या तो इस फील्ड में आओ मत, आओ तो कुछ तो ईमानदारी रखो। कुछ अगर आप अपने पहाड़ के प्रति कुछ वो करते हो, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने समाज के प्रति कुछ 40% भी ईमानदार हो, तो आगे बढ़ोगे। नहीं तो अगली फिर बार भी हम, चुने हाँ, जाओगे। नहीं तो क्या है, कई लोग 5 साल, 5 साल के लिए ग्राम प्रधान बनते हैं, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे लाभ में ही कि हमने घर बना लिया, एक बच्चों को हमने देहरादून दिल्ली में बसा दिया, हल्द्वानी में बसा दिया, तो वो वहीं तक खत्म हो गए। ज़रूरी है कि कुछ काम करके भी हाँ, दिखाएँ। भाई बड़ा लक्ष्य के लिए बड़ा त्याग करना होगा। अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने पॉलिटिकल में आगे किसी भी क्षेत्र में आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आपको उतना जोखिम भी लेना होगा। और मेरे को लगता है कि सर ग्राम पंचायत के चुनाव बहुत छोटे-छोटे चुनाव हैं, छोटे-छोटे हमारे ग्राम हैं पहाड़ों में। लेकिन वहाँ के अगर जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि आएँगे, वो चाहें, तो वहाँ पे छोटे-छोटे रोज़गार डेवलप करवा सकते हैं।
जिससे तो कि वही बात तो मैं पहले कह जिसमें रहा हूँ। जिसमें कि पलायन को लेके जो है हुँ, काफ़ी जो दिक्कतें हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि मैं आपको रियलिटी में बताऊँ कि मैं हमारे कुछ मित्र लोग हैं, जो पिछले मेरे ख़्याल से 3 साढ़े 3 साल से पहाड़ में एक कुछ प्लांट लगाना चाहते हैं अपना, जिसमें कि वो बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च कर चुके हैं, बहुत समय लगा चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की नीतियाँ ऐसी हैं और इस तरीके से घुमाया जाता है चक्रव्यूह की तरह महाभारत का जो चक्रव्यूह था, उसकी तरह घुमा के रखा जाता है। वो कहने के लिए तो सिंगल विंडो सिस्टम भी है, लेकिन मैं खुद देखता हूँ कि साढ़े 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और अभी तक उन लोगों का प्लांट शुरू नहीं हुआ है। हाँ, तो ये तो और वो ये पहाड़ में ही लगाना चाहते हैं और सारे लोग अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी वो क्या है कि वो सारे लोग पहले से पलायन करके बाहर जाके बसे हुए हैं और वो वापिस आना चाहते हैं। वापिस आने के लिए बाहर से जो पैसा कमाया वो उसको इन्वेस्ट किया, उसको लगाया और सरकार जो है उनके सपोर्ट में खड़ी ही नहीं है। मैं मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो करप्शन है ना उत्तराखंड में, ये तो बहुत हाई है। और नीतियों का, देखिए, नीतियां हैं, मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन जो करप्ट सिस्टम है ना, जो ये सड़ा गला सिस्टम है, तो ये कहीं ना कहीं रोकता है। लेकिन ये तब जब लोग अवेयर होंगे ना, आवाज उठेगी। अगर ग्राम प्रधान, मैं यही कह रहा हूँ कि पंचायत राज का अगर ग्राम प्रधान देख रहा है कि यार हमारे यहाँ साल के देवदार के वृक्ष काटे जा रहे हैं और ये तो माफिया ले जा रहा है, ये इसमें वन विभाग और पुलिस और खनन वालों की वह है, तो वो शोर मचाएगा तो हो जाएगा। अगर वो उनमें भी अपना कमीशन तय कर लेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। सही बात है। हाँ, हो तो यही रहा है। तो बेसिक बेसिकली घूम के मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे अपने समाज के लिए, हमारे आगे भविष्य के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी विरासत के लिए, हमारी परंपराओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पंचायत उप चुनाव जो हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय चुनाव में अगर हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो जीत के आते हैं, वो 40% भी ईमानदार हो और अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने जिले का भला कर दें, कहीं तो मुखर होकर आवाज उठाएं, तो निश्चित तौर पर विकास कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ही बदलाव आ जाएगा, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि होगा, क्योंकि अब बहुत अति हो गई है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। जहां जिस पत्थर को उठाओ उसके नीचे भ्रष्टाचारी मिल गया है, वो हमारी रगों में हो गया है। तो और क्योंकि हमने विरोध करना छोड़ दिया है, हमने सवाल पूछने छोड़ दिए हैं। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, तो कोई भी वो नहीं होता। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसे खाना नहीं खिलाती, दूध नहीं देती। तो हमें रोना होगा, हमें चिल्लाना होगा, आवाज मुखर करनी होगी, ताकि सुदूर गांव से जो देहरादून है, वहां के सत्य के गलियारे तक वो आवाज पहुंचे आम हितों की। फिर वही नीति ना हो कि गोरखपुर के लिए और गोपेश्वर के लिए एक ही नीति बने, कि फिर तो देहरादून भी है उतनी दूर है जितना गोरखपुर। सही बात है। अगर आम आदमी की, कोई मुंशियारी के या नीति बाणा घाटी के या आपके पौड़ी बीरो खाल की आवाज अगर देहरादून तक नहीं सुनाई दे रही है, तो हमारे लिए ये गोरखपुर ही है। तो हम यूपी में अच्छे थे। मुझे भी कई बार लगता है कि शायद उत्तराखंड बनना ही नहीं चाहिए था, तभी नहीं, ज़्यादा ऐसा बढ़िया नहीं था। है। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमें है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक राज्य है। ये ठीक है कि जो हमारे नीति नियंता है, जो इस पे रूल कर रहे हैं, उनके उनकी समझ में ये है कि जल जंगल जमीन की लूट खसोट करो, ये एक ऐसी कामधेनु है जिसको खूब दो, है ना, यहाँ के प्रोजेक्ट आपने को दे दो। लेकिन कितना, आखिर कहीं तो अंत होगा।
और जिस दिन ग्रामीण जनता सर जागेगी मेरे को तो लगता है अंत तब बेहतर होगा, होगा। मेरे को लगता है अंत तब होगा जब पूरा पहाड़ बिक चुका होगा। नहीं तो बिक ही गया है। अगर ये तो शोर मचा रहे हैं कि जी बाहरी लोग जमीन ना खरीदे, बाहरी लोगों ने खरीदे, लेकिन मैं आश्चर्य की बात बताऊं कि जो 80% जो जमीनें पहाड़ में खरीदी हैं केवल 2 ही लोगों ने खरीद ली है, जो यहाँ के मूल निवासी है। अलग अलग तरीका अगर जांच होगी तो 2 मूल निवासियों ने यमकेश्वर से लेकर और आपके धारचूला तक जमीनें खरीदी हुई बिल्कुल, हैं, और ये केवल 2 ही लोग हैं। जिन्होंने बहुत बड़ा संख्या में जो है ज़मीनें खरीद ली हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि बाहरी भीतरी नहीं। देखिए अगर कहीं देखिए कोई एक इंडस्ट्री आती है तो उसके पास उसके सराउंडिंग में 400 मीटर तक दूसरे रोजगार के साधन भी होते हैं कि भाई स्टेशनरी वाला भी आएगा तो कपड़े वाला भी आएगा तो रेस्टोरेंट भी खुलेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि गैरसैंण में प्लॉट लेंगे, गैरसैंण में जिसने प्लॉट लिए वहां की जमीन के रेट तो बढ़ गए, गांव वालों ने भी कोई बसा, कोई भी नहीं है। जो तो कहना अलग है और करना अलग है। जिस गांव को ये कह रहे हैं कि मॉडल विलेज की बात हो रही है, सरकार कर रही है चमोली के, जिस गांव की को बहुत हाइप करके दिखा रहा है कि वो उन गांव के लोगों की मेहनत है भाई। सही बात है गवर्नमेंट ने सर। कुछ नहीं किया। ये जो गांव में जो सोच आई है, तो ये गांव की अपनी सोच है। अगर हमारे यहाँ से वहीं के लोग जो है रिवर्स, खुद से मेहनत कर रहे हैं तब अगर जाके कर पा रहे हैं। अगर हाँ हम लोग भाई मसान पूजने या अपने देवता पूजने के लिए ही पहाड़ में जा रहे हैं तो गलत है। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी तो जाएं। भाई जरूरी थोड़ी है डोंट थाली बजेगा हम पे हंत्या लग गई, हम पे तभी गस लग जाएंगे, गया, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा शहरों में, तो गांव जाएंगे। तभी ये जाएंगे। गांव से हम जुड़े हुए हैं, उस मिट्टी की खुशबू को, उसकी सौंधी महक को, उसके 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 गुणों को तो कुछ तो करो, कुछ तो वापस लौटाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि शहर के लोग कुछ कुछ गाँव को, जो शहर में बस गए हैं अपने पहाड़ को छोड़कर, वो गाँव के लिए कुछ करें। और गाँव में जो लोग बचे हैं कोशिश ये हो कि उन लोगों को रोका जाए। अगर पॉजिटिव प्लान है तो वो तो ठीक है भाई, किसी को सेना में अफसर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो आए। लेकिन आप छोटी मोटे रोजगार के लिए तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई रुको, गांव बसने दो। और जो जो लोग रिटायर हो गए हैं तो वो बजाय दिल्ली देहरादून हल्द्वानी रुकने के वापस गाँव जाओ। भाई आपको पेंशन मिल रही है, आप अपनी उससे मुक्ति पा गए हो। लेकिन उसके लिए भी बुनियादी जरूरतें हैं। पहाड़ का आदमी वापस जाने से क्यों डरता है कि भाई वहाँ अगर अचानक ही तबीयत खराब होगी तो कहाँ है, इलाज के लिए कुछ नहीं है। सड़क तक पहुंचने से पहले ही हाँ, कहीं और पहुंच वहाँ जाएंगे। लोग भी नहीं है। तो फिर भाई अगर वहाँ के तो कई बार झगड़ा होता है कि जो मैं ये कहता हूँ कि पहाड़ में जो पहाड़ के विश्वकर्मा हैं बिहारी और नेपाली लोग, अगर ये दोनों नहीं हो तो पहाड़ में तो कुछ भी काम नहीं होगा। कुछ नहीं हम होगा। तो नॉन प्रोडक्टिव हो गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने कई जो जनप्रतिनिधि हैं गाँव के, उनको ये कहा है कि पहाड़ के लोग बहुत मेहनत कश है। अगर वो जनशक्ति मार्ग खोद कर बना सकते हैं, पूरा 50-60 किलोमीटर की सड़क लंबी खुद जनता अपने श्रम बल के दम पर बना सकती है बिना सरकार के, तो क्या ये गांव को नहीं बसा सकते हैं? बिल्कुल बचा लेकिन सकते हैं। प्रोडक्टिव नहीं इच्छा रहे शक्ति होनी चाहिए बस। हम प्रोडक्टिव नहीं रहे, हमने बहाने सीख लिए हैं। मैं ये नहीं है कि मैं दिल्ली में या देहरादून में बस गया हूँ तो मैं गाँव का रंग भर दिया, लेकिन ये कि जो वो है हम अपने खेतों को भी नहीं, आसपास के गांव के आसपास भी, क्योंकि 5 किलो राशन मिल रहा है। हाँ सर, अब ये आपने भी एक बड़ी हाँ, समस्या है जो अब बन्य आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है, आपको विधवा पेंशन मिल रही है, आपको बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, आपको तरह तरह की सरकारी योजनाएं बन रही है। तो हम नॉन प्रोडक्टिव हो गए हैं पहाड़ में। हम नहीं चाहते कि हम अपने 2-4 खेत भी करें। मैंने सुना था सर अभी कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ साल हो चुके हैं, मैं ऐसी पहाड़ में कहीं घूम रहा था, तब मैंने किसी से सुना भी था।
तो पूछा मैंने कि भाई तुम तो पूरा परिवार जो है पहाड़ में ही रह रहे हो और फिर भी खेती-बाड़ी नहीं कर रहे हो। अपने घरों के नज़दीक के जो खेत हैं उनमें भी खेती नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों है? तो बोलते हैं कि खेती करके हमको मिलना क्या है? जितना वहाँ उगेगा उससे ज़्यादा तो सरकार हमको हुँ। लगभग फ्री में दे रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भूमिका है कि वो गाँव में गाँव के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएँ। गाँव के लोगों को रोज़गार के प्रति जागरूक करें। वहाँ जो आधुनिक तकनीक से जैसे केवीके के वैज्ञानिक बताते हैं, तो उस तरह की तकनीक से खेती करना सिखाएँ। अब हो क्या रहा है कि बीज मिलते हैं, कृषि विभाग वाले या बागवानी वाले बीज देते हैं, तो लोग ग्रामीण उनको ही खा जाते हैं। मनरेगा की योजना आती है तो गड्ढे करने के लिए आपने एक नेपाली युवक को रख लिया है, वो एक दिन में एक गड्ढे खोद रहा है। आपके खेत में ही गड्ढे खोदने के आपको ही पैसा मिल रहा है। इससे बड़ी मतलब अकर्मण्यता क्या होगी कि भई आपका खेत है, आपको गड्ढे खोदने के लिए सरकार पैसे दे रही है और आप अपने खेत तब भी में नहीं गड्ढे खोद नहीं रहे हैं। खोद रहे हैं। एक हायर कर रहे हो कि जी हम 4 दिन का काम है, नेपाली एक ही दिन में कर लेगा 700। तो नेपाली मज़दूर क्या आदमी नहीं है? ठीक है, उसकी कमाई हो रही है, उसको 30 के 30 दिन काम मिल रहा है। हम उसका भी विरोध नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं होगा। लेकिन आप भी तो कोशिश कीजिए, अगर आप सक्षम हैं। तो आप ये सोच रहे हैं 600-700 रुपए उसे देके और 3000 रुपए जो मिल रहे हैं वो 3000 हमारे। तो जब जनता ही भ्रष्ट होगी तो नेता का भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। अच्छा सर, आपको तो पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है। आपने काफ़ी सारे चुनाव देखे होंगे, काफ़ी सारे कवर भी किए होंगे। तो शुरुआती दौर में जब आपने चुनाव देखे होंगे पंचायतों के और अब के, जो इस समय जो चुनाव अब हो रहे हैं, आपको कितना अंतर दिखाई देता है इनमें? श्रीलाल एक बहुत नामी साहित्यकार हुए श्रीलाल शुक्ल, है ना? तो उनका एक उपन्यास है राग दरबारी। हुँ, हुँ। तो बल्कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भी गाँव का वो अ, नज़र आ जाता है। उन्होंने तो गाँव पे ही लिखा हाँ, है बहुत ज़्यादा। गाँव पे ही लिखा है, गाँव पंचायतों का। और आजकल एक वेब सीरीज़ पंचायत भी चल रही है। तो रियल तस्वीर दिखाते हैं और बड़े उसमें तो गाँव के वे बहुत कुछ अंदर नहीं आया। सिवाय ये हो गया है, पहले भी साहूकार थे गाँव में, पहले भी जो डोमिनेट करने वाले लोग थे, दबंग लोग थे, वही ग्राम प्रधान होते थे या क्षेत्र पंचायत सदस्य होते थे या जिला पंचायत, मतलब वो रुतबा होता था। लेकिन वो गाँव नहीं छोड़ते थे। अगर 1990 और के दशक की बात करूं, जब मैं नया-नया 98 में मैं जर्नलिस्ट बना, तो मैंने हरियाणा के गाँव में देखता था, पहाड़ के गाँव में भी गया, हिमाचल के गाँव भी देखे। तो उनमें ये देखा कि भ्रष्टाचार तब भी था, इतना नहीं था, कम था, लेकिन जो वो कमाते भी थे, तो वो गाँव तक ही सीमित रहते थे, वो शहरों में नहीं। अब क्या हो रहा है, जो ग्राम प्रधान भी बन रहा है, वो कुछ कमा रहा है योजनाओं से और वो जैसे पौड़ी का है तो कोटद्वार में आ जा रहा है या देहरादून में आ जा रहा है, गढ़वाल का है तो देहरादून में आ जा रहा है और जो कुमाऊँ से है तो वो हल्द्वानी में बस जा रहा है ना? लाल कुआं में आ जा रहा है। तो ये जो परंपरा, ये बदलाव आया है, इसमें सोच में भी आया है कि हम लोग मतलब साधारण नहीं है। मुझे एक ब्रांडेड शर्ट चाहिए, मुझे एक ब्रांडेड पैंट चाहिए और एक ब्रांडेड जूता चाहिए। गाँव में जो चप्पल की अवधारणा थी वो खत्म हो गया। अब गाँव में बरमूडा चलने लगा है और ब्रांड की ओर जाने लगे हैं। अब तो गाँव में सब पूरा शहर ही दिख रहा है। हाँ, तो जो ये चमक-दमक आई है वो इसके कारण ही आई है कि भई हमने जो है कि सरकारों ने तो गाँव विकसित रखे, दोयम दर्जे का नागरिक समझा उनको, उनकी नीति नहीं बनी। क्योंकि अगर नीति बनी होती तो हरिद्वार में पर कैपिटा इनकम 3,15,000 रुपए है और रुद्रप्रयाग में 25,000। तो मैं बहुत बड़ा पूछता अंतर है। हूँ कि रुद्रप्रयाग का आदमी 25,000 ही क्यों कमा रहा है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से? तो क्योंकि प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव और शहरी और रूरल एरिया की बात है कि रूरल में
कम होंगे। तो रूरल आदमी का भी वो मन करता है ना कि भाई मैं रोज रोज घर में ही क्यों खाऊं, होटल में जाने का अधिकार मुझे है, मुझे भी सिनेमा देखना है, मैं मोबाइल में क्यों देखूं, सही बात है। है ना। मैं भी मल्टीप्लेक्स जाना चाहता हूँ, मैं भी अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता हूँ। तो जैसे संसाधन मिल रहे हैं तो सब भाग रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है सर, वैसे चुनाव से अलग है, लेकिन पहाड़ों से रिलेटेड है और अभी याद आ रही है तो मैंने आपसे आपसे उसमें थोड़ा-सा बात भी कर लेते हैं। आज मैंने सुना है कि आज के समय में सुना क्या देखा भी है कि अगर पहाड़ का कोई युवा है, तो वो शादी तभी कर पाता है जब उसके नियरेस्ट किसी शहर में मकान या ज़मीन हो। ये जी। ये हो रहा है। उसका देखो, उसके पीछे मैंने देखो, मैं तभी स्ट्रांगली इसलिए कह रहा हूं कि जो ग्राम विकास, ये पंचायत वाला जो कंसेप्ट है, उसको अगर हम ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये भी नहीं। दूसरी बात ये है कि हम शहर में रह रहे हैं, ऐसे नहीं है कि अ, आपको लड़का या लड़की ढूंढने में क्यों वो आ रहे हैं, क्योंकि हम छितराए हुए हैं। जो सांस्कृतिक पलायन जो हो रहा है हमारा, कि गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के लोगों को, लड़कियों को लड़के प्रॉपर नहीं मिल रहे, मैच नहीं मिल रहे, और लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे नहीं है कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी यही प्रॉब्लम है। उसका कारण ये है इसको सांस्कृतिक पलायन कहा जाता है, कि हम दूसरी कास्ट में, दूसरी जगह, या वो भी हो रहा है कि जी नेपाल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इसका कारण यही है कि देखिए, पंजाबी कम्युनिटी है, आपकी जैन कम्युनिटी है, आपकी अग्रवाल वैश्य कम्युनिटी है। ये इनका क्या होता है, परिचय सम्मेलन होता है। ये लोग अपने लायक लड़के लड़कियों के लिए एक परिचय सम्मेलन करते हैं। इनकी समितियां बनी हुई हैं, और उनमें ये होता है कि सभा होती है, एक परिचय सम्मेलन में सब एक दूसरे को करते हैं, अगर अफेयर नहीं है। हुँ, आजकल हुँ। तो हमारे पहाड़ में तो बड़े, आजकल तो ट्रेंड ही अजीब सा आ गया है कि पहाड़ में नहीं सर, तो दसवीं हर जगह ही हो दसवीं चुका है अब बारहवीं तो। में भी आपके लव अफेयर चल रहे हैं, है बिल्कुल। ना। और आप मतलब गढ़वाल कुमाऊं से तो हर साल 600 लड़कियां भाग रही हैं, है ना। तो ये आश्चर्य, तो ये सांस्कृतिक पलायन रोकने के लिए गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार में लगातार कई तो विरोध करते हैं। तो मेरे घर में ही विरोध होता है कि हमारे परिवार में भी कई उनके शादी बाहर हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैच इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने ढूंढा नहीं। हमने सोच कर दिया अरे यार पहाड़ियों में है। ऐसे नहीं कि भाई पहाड़ की लड़कियां बहुत ऊंची ऊंचे पदों पे हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, और दूसरे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ है। वैसे ही लड़के भी हैं। तो छोटे से लेकर और सारे, वो हमें मिल नहीं रहा, हम मैच तलाश नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि परिचय सम्मेलन हो, हमारी कम्युनिटी, और ऐसे नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटी हैं तो कर रही हैं, हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। एक एक बृहद अभियान चलना चाहिए इस पे, कि हम अपने सांस्कृतिक जो पलायन हो रहा है उसको रोकें, कम से कम वो तो रोकें। वो हमारी पहचान खत्म करेगा। सर वैसे तो आज हमने पंचायत चुनाव के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और जो जनप्रतिनिधि इस चुनाव में खड़े हैं, उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने आज के इस एपिसोड को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करते समय एक ये कि लास्ट जो भी जनप्रतिनिधि इस चुनाव में चुनकर आएँगे, उन ख़ास तौर से उनके लिए आपका कोई संदेश? संदेश तो यही है कि बुनियादी जो, भाई, जो उत्तराखंड राज्य हमें बहुत संघर्ष के बाद मिला है, 42 शहादतें हुई हैं, बहुत सारे हजारों लोगों ने मतलब त्याग किया है, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ खोना पड़ा है, किसी पे केस लग गए, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी ने अपना कैरियर, पढ़ाई आधे छोड़ी और आंदोलन में कूदे हैं। कईयों के साथ बहुत मतलब त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद ये राज्य मिला है। और इस राज्य की, मैंने पहले भी कहा है, कि यही बुनियादी समझ थी, यही अवधारणा थी कि सीमांत गांव के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे।
तो उसमें जो है पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर गुंजी में आईजी बिमला गुंजाल अच्छा करती हैं, ब्यूरो खाल के वीरांगना में कर्नल अच्छा करते हैं, तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा। अगर हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद सर। आज ठीक है, आपने थैंक यू। बहुत कुछ हाँ, बताया। बहुत लंबा हो गया। धन्यवाद।